अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तो पीएम उत्तराखंड को देंगे करोड़ों की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। सीएम धामी ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन, स्वागत। देवभूमि आगमन पर प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन, कहा रोड रेल रोपवे निर्माण से धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को लगे पार। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के आदेश, अवैध मदरसे में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार के बाद सीएम ने दिया आदेश, गृह विभाग ने की जांच शुरू। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हरिद्वार, धर्मनगरी में संतों का आशीर्वाद लेकर शिवराज ने फूंका चुनाव प्रचार, बिगोला धर्मनगरी से साधु संतों का आशीर्वाद। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी से बढ़ी ठंडक, गिरने लगा तापमान, अभी ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचे हैं और यहां उन्होंने सबसे पहले पार्वती कुंड की पूजा की। इसके बाद उन्होंने कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन भी किए। पीएम मोदी आज करीब 4200 करोड़ की सौगात देंगे। पिथौरागढ़ के बाद पीएम मोदी अल्मोड़ा के मंदिर में भी दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे और इसके अलावा पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी यहां पर संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग में पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत की और प्रधानमंत्री सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए गुंजी गांव का दौरा करेंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचेंगे और जहां वो पार्वती कुंड की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पवित्र आदि कैलाश के भी दर्शन और आशीर्वाद लेंगे। आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत भी करेंगे और उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखेंगे। तो ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जहां पर आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूसरी तस्वीर पार्वती मंदिर की है जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। पिछले दिनों नैनीताल के वीर भट्टी में पकड़े गए अवैध मदरसे में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया था और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि मदरसा संचालक के खिलाफ बच्चों द्वारा कुछ शिकायत की गई है और इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर मदरसा संचालक को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के हल्द्वानी से लिंक की घटनाओं का खंडन करते हुए एसएसपी ने कहा कि आतंकियों का हल्द्वानी मामले में कोई सच्चाई नहीं है और ये सब अफवाहें हैं। वीरभट्टी वाले मदरसे के मामले में पुलिस ने अपनी एफआईआर रजिस्टर कर ली है और इसमें जो एक संचालक था उसके खिलाफ बच्चों ने कुछ आरोप लगाए थे, उसको कल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाकी जो आतंकी घटनाओं वाली सूचनाएं आ रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है
हल्द्वानी में या नैनीताल क्षेत्र में किसी तरह की कोई आतंकवादी गतिविधि ना कभी हुई है और ना भी चल रही है। इस मामले में हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, हमारे सारी जो एजेंसीज है वो इस मामले पर ध्यान रख रही है, तो इस मामले में कोई सच्चाई नहीं। तो पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको लेके पुलिस का क्या कहना है? देखिए, किसी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि नैनीताल ज़िले में इस तरह की कोई गतिविधि हुई है। अतः इसमें मेरा सबसे निवेदन है कि अनावश्यक इनसे अफवाहों को न फैलाएं। बढ़ते आगे आपको बता दें, मध्य प्रदेश में चुनावों का ऐलान होने के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कई साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव और से मुलाकात की और आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शांति कुंज दौरे को मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे को आध्यात्मिक यात्रा बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धर्मनगरी में साधु संतों का आशीर्वाद लेकर वो भोपाल जाएंगे, चुनावी अभियान का श्री गणेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए बीजेपी से बेहतर कोई नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के दम पर वो चुनाव मैदान में उतरे। गुरुदेव और बंदनी माता जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेने आया हूँ। परम पूज्य गुरुदेव मेरे गुरु थे, उनसे मैंने दीक्षा ली हुई है और उन्हीं के प्रेरणा और आशीर्वाद से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। यहाँ से जाने के पश्चात मैं सीधे भोपाल जाऊँगा और आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश करूँगा। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी माध्यम है, इससे अच्छा दल कोई नहीं है। पौड़ी में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के कोट ब्लॉक और नेहरू युवा केंद्र द्वारा अमृत कलश यात्रा ब्लॉक स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, ब्लॉक प्रमुख पूर्णिमा नेगी, विधायक प्रतिनिधि मनोज रावत, सांसद प्रतिनिधि धर्मवीर नेगी, बीडीओ दिनेश बडोनी और समेत काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सम्मान पूर्वक निकाली गई कलश यात्रा को विधायक द्वारा गौरव का क्षण बताया गया और उन्होंने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश हर घर में मिट्टी एकत्र की गई है। अब ब्लॉक स्तर पर अमृत कलश एकत्र किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमृत कलश यात्रा 23 अक्टूबर को नई दिल्ली में समाप्त होगी। कहा जा रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए अमृत कलशों को अमृत वाटिका में रखा जाएगा, जो भारत के बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि का एक संकेत है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की टेंशन निकाय चुनाव ने बढ़ा दी है। अब इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में अभी तक निकाय चुनावों की प्रक्रिया है वो क्यों नहीं शुरू की गई, जबकि निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी 2 सप्ताह के भीतर ये बताने के निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में स्थानीय निकायों का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार पर तंज कसा है और राज्य को कोर्ट संचालित कर रहा है और राज्य सरकार को अब तो नगर निकाय के चुनाव कराने चाहिए। बीजेपी का कहना है कि सरकार सही समय पर सही कदम उठाएगी। सवाल ये है कि आखिर धामी सरकार निकाय चुनाव कराने से क्यों बच रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की टेंशन निकाय चुनाव ने बढ़ा दी है। वहीं इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने
राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में अभी तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है, जबकि निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी 2 सप्ताह के भीतर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में स्थानीय निकायों का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की। जसपुर निवासी अनीश ने याचिका दायर कर कहा कि राज्य में जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के स्थानीय निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक निकाय चुनाव की घोषणा नहीं की है। उत्तराखंड में म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन थे उनका 5 साल का टर्म जो है 2 दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243U में प्रावधान है कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी प्रक्रिया अगले बोर्ड के गठन के लिए चालू हो जानी चाहिए सारी नगर पालिकाओं में जहाँ जहाँ ये टर्म खत्म हो रहा है। लेकिन अब जो है जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से। तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है और इस बारे में जो है हमारा ये कहना है कि संविधान के आर्टिकल 243U के अनुसार जो है इलेक्शन नोटिफाई किया जाए तुरंत, जिससे कि 2 दिसंबर 2023 में नए बोर्ड को चाल दिलवाया जा सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में केंद्र सरकार को निर्देशित करते हुए कहा था कि स्थानीय निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। वहीं नैनीताल हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य में स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने में अब केवल 2 माह से कम का समय बचा है। इसके बावजूद सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तक घोषित नहीं किया है। वहीं हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार पर तंज कसा है, साथ ही सरकार से जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार सही समय पर सही कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव में काफ़ी देरी बरती गई और आज वही उत्तराखंड में भी है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो मदमस्त हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं और मुझे लगता है कि वो गंभीर नहीं है कि राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जब निकाय चुनाव एक अपनी इंडिविजुअल इकाई जो शहर नगर पालिकाओं नगर पंचायतों नगर निगमों में काम करती है और लोगों को उसमें जो है काफ़ी सहयोग मिलता है। देखिए, सरकार के संज्ञान में और अभी कुछ दिन पहले तमाम नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो हमने जो समिति बनाई है जातिगत सीटों के चीज़ों को लेकर के, वो समितियां नगर निगम कोटद्वार में भी गई, नगर निगम ऋषिकेश में भी गई हैं। सभी जगह ओबीसी का निर्धारण हो, जातिगत चीज़ों सीटों का निर्धारण हो, इसके लिए काम चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय पर इसके भी सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय पर नगर निगम के चुनाव को लेकर के सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। कुल मिलाकर कोर्ट के आदेश ने धामी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार पर निकाय चुनाव जल्द कराने का दबाव बढ़ गया है। सवाल ये है, आखिर क्यों निकाय चुनाव को टाला जा रहा है? क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने का जोखिम नहीं लेना चाहती है? क्या कोर्ट के आदेश के बाद अब धामी सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में महिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। महिला कांग्रेस सम्मेलन में शिरकत करने नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला व सह प्रभारी और विधायक दीपिका पांडे का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे पर सवाल उठाते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि प्रधानमंत्री केवल अपने मन की बात करते हैं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार उन्हें दिखाई नहीं देते। पिछले 17 महीनों में उत्तराखंड में करीब 1196 बलात्कार के केस दर्ज हुए। मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी मन की बात जरूर करते हैं, लेकिन इस बार वो प्रदेश की जो महिलाएं हैं, प्रदेश के जो लोग हैं, उनकी मन की बात सुनिए। उनको समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश, जिस उत्तराखंड में वो बार बार आके दौरे करते हैं, उस प्रदेश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रदेश में पिछले 17 महीने में 1196 बलात्कार के रजिस्टर्ड केस है छोटी सी देवभूमि में। तो इसको अब प्रधानमंत्री मोदी को सुनना पड़ेगा। अपने मन की बात उन्होंने बहुत सुनाई, लेकिन कल महिलाएं उनको अपनी मन की बात सुनाने जा रही हैं। रुक करते हैं नैनीताल का। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में महिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया है और जिसमें कई महिलाएं जो कांग्रेस की हैं वो शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी। महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और सह प्रभारी भी दीपिका पांडे का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया और मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल उठाएंगे, क्योंकि लगातार देवभूमि में जो बलात्कार के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर एक नाराजगी और इसी को लेकर सवाल पूछने होंगे कि ये एक गंभीर विषय है, इस पर क्यों कोई प्रतिक्रिया सरकार के निकलकर सामने नहीं आती। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं देहरादून का, जहां से स्वराज सेवा दल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देहरादून स्थित सचिवालय कूच किया है और सचिवालय से पूर्व ही उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल द्वारा रोक लिया गया। स्वराज दल के लोगों ने बैरिकेडिंग पर पार करने की कोशिश भी की और इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। सचिवालय जाने से रोकने पर स्वराज दल के लोग बैरिकेडिंग के पास सड़क पर बैठकर वहीं पर धरना देने लगे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के विभिन्न विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। रमेश जोशी स्वराज दल के प्रदेश अध्यक्ष ने एमडी यूपीसीएल अनिल यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके बेटे के खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है और इसके बावजूद उन्हें एमडी यूपीसीएल का चार्ज दे दिया गया। कोर्ट को भी झूठे शपथ पत्र देकर गुमराह किया गया। हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की साजिश रची गई। सरकार ने जो एमडी यूपीसीएल हैं अनिल यादव, इनके बेटे के खाते में ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन इनको एमडी यूपीसीएल का चार्ज दे दिया। इन्होंने कल माननीय न्यायालय को गुमराह करा। 8-10 लाख रुपए उन्होंने माननीय न्यायालय को जमा करे, झूठे शपथ पत्र दिए और हमारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने की साजिश कर रहे हैं। सरकार ने 1000 रुपये किसानों को मुआवजा दिया। 1000 रुपये से क्या होगा? बिजली, पानी, सड़क, इन तमाम चीजों पर जो भ्रष्टाचार चरम पर चढ़ चुका है, इसके विरोध में आज हमने सचिवालय कूच करा है। रुक करते हैं अगली खबर का। हमास द्वारा इजरायल पर अमानवीय आतंकी हमले का विरोध और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आज लैंसडाउन चौक पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। आतंकवाद के खिलाफ बोलते हुए बजरंग दल के संयोजक विकास वर्मा ने कहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथ आज पूरे विश्व में आतंक फैला रहे हैं और एक ऐसा देश जो सुरक्षा तंत्र में विकसित था आज आतंकवाद की मार झेल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे विश्व में खतरा बनकर इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा जो पूरे विश्व में अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, उनसे भारत में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। और आज
एक ऐसे देश को जो सुरक्षा तंत्र में बहुत विकसित था, उसको बर्बाद करने के लिए उन लोगों ने इस प्रकार की रणनीति रची और बर्बर हत्याएं की। मासूम बच्चे, नवजात शिशु पालने में थे, उनको निकालकर उनकी गर्दनें काट दी गई। इस प्रकार के बर्बर अत्याचार कर कर वो क्या दिखाना चाहते हैं? तो आतंकवाद का एक ही चेहरा सबके सामने आ रहा है, वो इस्लामिक कट्टरपंथ, और उसको समाप्त करने के लिए पूरे विश्व को एक होना पड़ेगा और इनका लालन पालन करने वाले हमारे जैसे संगठनों को नेस्तनाबूद करने के लिए उन देशों को भी समाप्त करने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। और भारत के अंदर जो हमास का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन सब के ऊपर UAPA लगाकर उनके ऊपर कानूनी इस प्रकार की धाराएं लगानी चाहिए कि भविष्य में, जैसे आप देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, वहाँ के छात्रों के द्वारा हमास का समर्थन किया जा रहा है, तो उनकी विचारधारा वही है। रुक करते हैं अगली खबर का। गढ़वाल के मत्स्य पालकों को बेहतर तकनीकी सिखाने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने 24 काश्तकारों के एक दल को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा है। जानकारी देते हुए जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया है कि राज्य योजना के तहत संचालित स्कीम के तहत मत्स्य पालन के लिए इच्छुक एवं मत्स्य पालन करने वाले काश्तकारों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है और बताया गया है कि क्लस्टर आधारित मत्स्य पालन योजना के तहत बागेश्वर के डुंगरी गांव में बनाए गए 200 तालाबों में ये काश्तकार आधुनिक मत्स्य खेती की बारीकियां सीखेंगे। मत्स्य पालन के उन्नत कार्यों को लेकर पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में वैज्ञानिक तकनीकी से की जा रही खेती को भी ये लोग बारीकी से देख सकेंगे। साथ ही जल्द ही निकट भविष्य में अन्य ब्लॉकों में 2 दल शैक्षिक भ्रमण में भेजे जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार की एक स्कीम है नील क्रांति। नील क्रांति में ये इसमें मत्स्य पालन आता है, जिसमें कि हमें किसानों को पानी और जवानी 2 बात यहाँ पे आते हैं। पानी को रोकने की ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे पानी की बचत तो होगी, साथ में इसमें मत्स्य पालन भी होगा। हमारी एक राज्य योजना अंतर्गत संचालित स्कीम है, पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपदों में जो लोग मछली पालन करना चाह रहे हैं या करने के इच्छुक हैं, उनको 5 से 7 दिन के लिए शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी के तर्ज पे हम लोग पौड़ी जनपद से अपने जो गत 4 या 5 साल से या 1 साल से मत्स्य पालन कर रहे हैं, उनके ज्ञानार्जन के लिए, जिससे कि उनको वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान हो सके और अन्य जनपदों में किस स्तर का मत्स्य पालन हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए आज हम उनको जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली के भ्रमण पे भेज रहे हैं। हमारा भ्रमण कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो काश्तकार हैं उनको अन्य जनपदों में जो मत्स्य पालन का उन्नत कार्य हो रहा है, वहाँ से नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान हो। खबर हल्द्वानी से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर पिछले दिनों बस हादसे में घायल हुए हरियाणा हिसार के पर्यटकों का हालचाल जाना और इस दौरान उन्हें गंभीर रूप से घायल यात्रियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली। साथ ही हर संभव उपचार करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों नैनीताल में कालाढूंगी जाते समय हरियाणा हिसार के शिक्षकों का एक दल बस हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 26 लोग घायल हुए थे, जिनको उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी एक व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। साहब ने भी फोन पर पूछा है आपके बारे हरियाणा के लोगों से भरी हुई एक बस कुछ दिन पहले डिसबैलेंस हो गई थी, गिर गई थी, जिसमें कुछ लोग हमें छोड़ के चले गए, सब लोगों को छोड़ के, और बाकी 24 में से 20 लोग ठीक होके अपने घरों को लौट गए। अभी 4 लोग यहाँ पर हैं और ठीक इलाज चल रहा है, हो गए हैं, और थोड़ी बहुत परेशानी है ज़रूर, और उसके लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम लगातार रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रही है और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से चिंतित है। वो यहाँ
हम लोगों से लगातार संपर्क में है। हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगातार वहाँ के डीएम को रिपोर्ट दे रहे हैं ताकि सीएम साहब को वहाँ के एक्चुअल पोजीशन जा सके। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।